नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं और नॉर्थ ईस्ट को कई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मणिपुर का दौरा भी था, जो 2023 में हिंसा के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा मणिपुर का था। आज इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ेगा। डॉक्टर अंकिता दत्ता, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ होंगी। संजय राय, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर आलोक सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ होंगे और रीमा शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले अंकिता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप उसी नॉर्थ ईस्ट से आती हो। एक वक्त नॉर्थ ईस्ट को बहुत अपेक्षित समझा जाता था। आज प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं वहां पर और मिजोरम को रेल की सौगात से जोड़ा है, तो एक तो मैम आपसे ये समझना चाहूंगा कि अब नॉर्थ ईस्ट क्या वाकई बदलाव हो रहा है या ये सिर्फ सरकारी तंत्र की ओर से प्रचार किया जा रहा है? पहली चीज ये। और दूसरी चीज, क्या वो मुसीबतें थी नॉर्थ ईस्ट को जिनसे अब उबर रहा है नॉर्थ ईस्ट? जी पहले सभी को नमस्ते। आज अपने शो में हमें आमंत्रित करने के लिए हम भारत एक्सप्रेस टीम को धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं विशेष तौर पे आपके सवाल के संदर्भ में मणिपुर के बारे में मणिपुर के बारे में बात करना चाहूंगी। और क्योंकि 2 वर्ष पूर्व अप्रैल मई 2023 में मणिपुर में भड़की जो हिंसा थी, वो हिंसा के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पहली बार उन्होंने मणिपुर का दौरा किया और मैती और कुकी जो समुदाय दोनों ने उनकी यात्रा का स्वागत किया है। और कुछ ही दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 कुकी उग्रवादी संगठनों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस जो सू अग्रीमेंट है, उस अग्रीमेंट को पुनः बातचीत की शर्तों के आधार पर बढ़ाने का फैसला किया था। और दूसरा, केंद्र सरकार ने कुकी जो काउंसिल, जो कुकी जो परिषद है, उस परिषद के साथ नेशनल हाईवे 2 को फिर से खोलने के लिए एक अग्रीमेंट किया। और ये नेशनल हाईवे 2 जो है, ये यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं की मूवमेंट के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है मणिपुर में। और सरकार के इन निर्णयों को मणिपुर में तनाव कम करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बदलाव तो आ रहा है और ये सच में हो रहा है ग्राउंड पे। आज जैसे मिजोरम में भी रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन हुआ, सो फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब नॉर्थ ईस्ट हैज बीन कनेक्टेड ऑन टू द रेलवे मैप। और कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के एंगल से बहुत काम हुआ है, इसमें कोई दूसरा ओपिनियन नहीं हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे बताना चाहेंगे मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में कि जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस अग्रीमेंट है, सू अग्रीमेंट, जिसको अभी हाल ही में अभी पीएम मोदी के विजिट से पहले जस्ट उसको एक्सटेंड किया था, ये सबसे पहले वर्ष 2008 में केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और कुकी उग्रवादी समूहों के बीच एक ट्राइपार्टाइट सीज फायर अग्रीमेंट के रूप में इसको साइन किया गया था। और मार्च 2023 तक इसे समय समय पर रिन्यू किया गया था, जब बीरेन सिंह सरकार ने इस आधार पर ये सू अग्रीमेंट से अपना सपोर्ट विड्रॉ किया था कि मणिपुर में जो इविक्शन ड्राइव हो रहा है, उसके बाद चुराचांदपुर जिले में कुकी उग्रवादियों ने अशांति को बढ़ावा दे रहे थे। तो मैं एक बार फिर आऊंगा आपके पास, क्योंकि बात सिर्फ मणिपुर की नहीं, हम पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करना चाहते हैं। तो एक बार फिर मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले संजय सर के पास चलते हैं। एक तो संजय सर बहुत लंबे वक्त से पीएमओ बीट को कवर कर रहे हैं और सरकार की गतिविधियों से बहुत अच्छे से वाकिफ भी हैं। तो संजय सर, बस मैं ये जानना चाह रहा हूं, जैसे अभी अंकिता जी बात कर रही थी ना, मणिपुर को लेकर के उन्होंने बहुत जोर दिया और मणिपुर को लेकर के बहुत अवेटेड था पीएम का ये दौरा कि कब प्रधानमंत्री जाएंगे। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था। तो मणिपुर जाने में प्रधानमंत्री ने 2 साल क्यों लगा दिए, जबकि उस वक्त बहुत जोर चल रहा था कि प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, सरकार की तरफ से वहां किसी को पहुंचना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। ये भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मैं पिछले 25 वर्षों से पीएमओ और सारी ये राष्ट्रीय जो गतिविधियां होती हैं राजनीतिक और सरकार की तरफ से, उस पर हमारी पैनी नजर रही है। हम समय समय पर लिखते रहे हैं जी। जहां तक पूर्वोत्तर की बात है, पूर्वोत्तर में मेरा मतलब जो अनुभव रहा है, पूर्वोत्तर के राज्यों की, यहाँ की केंद्र सरकारों ने घोर अनदेखी की।
वहां पर पूर्वोत्तर में पहली बात तो बुनियादी ढांचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर कोई बहुत विशेष काम नहीं किया गया। 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, पूर्वोत्तर को विशेष उन्होंने उस पर ध्यान दिया है। और जहां तक मणिपुर की बात है, मणिपुर का मामला ऐसा है, वहां पर अलग अलग जातीय जनजातीय संगठन है और ये समस्या बहुत पुरानी है और इन समस्याओं पर गंभीरता से कभी ध्यान नहीं दिया गया, हल करने की कोशिश नहीं की गई। और जहां तक प्रधानमंत्री की बात आपने कहा कि प्रधानमंत्री 2 साल तक नहीं गए, देखिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के लिए अपना घर परिवार सब छोड़ा है। प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहे हैं, परिवार के लिए नहीं काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के पास जितनी जानकारी होगी उतनी जानकारी हम सब लोगों में से किसी के पास नहीं होगी। जहां तक मेरा मानना है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी, इसके पीछे शुद्ध रूप से राजनीति है। चूंकि वहां पर मणिपुर या पूर्वोत्तर के दूसरे राज्य हैं, वहां पर विकास की जो है कोई हवा ही नहीं बही, कोई काम ही नहीं हुआ बहुत ज्यादा आजादी के बाद से लेकर अब तक। 2014 के बाद वहां पर अभी बुनियादी ढांचे, वहां के लोगों को किस तरीके से देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उसके लिए सरकार काम कर रही है। क्योंकि इसके पीछे जो नाम का जो विवाद था, इसमें राजनीति थी। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री इसी राजनीति की वजह से इस मामलों से अभी तक दूर रहे हैं। अब ये मौका मिला है उनको और वो गए हैं। उन्होंने कुछ बोला नहीं विशेष रूप से, वो काम करके दिखाने वाले प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने काम करके दिखाया। आज मिजोरम में जो उन्होंने रेलवे नेटवर्क 3 रेलवे जो है दिया है, देश की मुख्य धारा से मिजोरम जुड़ने जा रहा है आजादी के इतने साल के बाद। और मैं पिछले महीने गया था वहां पर आइजोल, और वहां पे जो रेलवे नेटवर्क बनाया गया है वो अपने आप में रेलवे का एक बहुत बड़ा समझ लीजिए कि ऐतिहासिक कदम है। और देश की मुख्य धारा से जुड़ने के बाद इन राज्यों में विकास की एक नई बयार बहेगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, ये लोग भी देश से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है संजय जी, ठीक है। आलोक जी भी वहीं से चूंकि आते हैं, शिलोंग से आते हैं और नॉर्थ ईस्ट को बहुत अच्छी समझ रखते हैं। आलोक जी, मैं बस ये जानना चाह रहा था सर, जैसे अभी अंकिता जी ने बताया कि कैसे एक वक्त पे उपेक्षित था, अब नॉर्थ ईस्ट का कैसे विकास, फिर उसके बाद संजय जी ने थोड़ा और इलेबोरेट किया कि क्यों प्रधानमंत्री 2 साल बाद उस हिंसा के बाद गए। आपको क्या लगता है आलोक जी, एक तो मैं जानना चाहूंगा कि ये वहां कैसे हिंसा बनी, कैसे इसने पूरा रूप लिया, और उसके बाद इसको कैसे टैकल किया जाए, वहां की जमीनी स्थिति क्या है? आलोक जी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उल्लेख किया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र एक तरीके से बड़ा ही वैविध्यपूर्ण है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक तरीके से बहुत पहले ही कहा कि पूर्वोत्तर भारत एक तरीके से अष्टलक्ष्मी का स्वरूप है, जहां पर तमाम सारे प्राकृतिक संसाधन और यहाँ के जो एक तरीके से भाषाई विविधता है, यहाँ का जो कल्चर है, वह हमारे देश का एक तरीके से मुकुट है। आप ये समझिए कि हमारे देश की एक बहुत विशेष पहचान है। लेकिन हम आपको बता दें कि 1978 के बाद से पूर्वोत्तर में ऐसी परिस्थितियां बनाई जाने लगी कि पूर्वोत्तर को अलग थलग रखा जाए, और इसके लिए 1978 से ही कोशिश शुरू हो गई। तमाम सारी ऐसी शक्तियां इसमें काम करने लगी कि जो पूर्वोत्तर को एक तरीके से आप ये समझिए कि नशे और एक तरीके से कहें कि एक हिंसा के रूप में परिवर्तित करना शुरू कर दी। उसके बाद 2014 के बाद आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर का एक नया सिनेरियो तैयार होता है। 2014 से आप इधर जाएंगे तो आप पाएंगे कि पूर्वोत्तर को भारत से काटने की तमाम सारी साजिशें चल रही थी। धार्मिक और भाषाई और क्षेत्र के स्तर पर उसको काटने का काफी प्रयास किया जा रहा था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जिस तरीके से, जैसा भी संजय राय जी कह रहे थे कि पूर्वोत्तर में एक कनेक्टिविटी बनाने का काम किया गया है। आपको मैं बताऊं कि क्योंकि मैं पूर्वोत्तर में रह रहा हूं, पूर्वोत्तर में लगभग 2010 के पहले कनेक्टिविटी के साधन बिल्कुल बहुत ही एक तरीके से कहा जाए कि एक बहुत मुश्किल था कनेक्टिविटी यहाँ पहुंचना। एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचना मतलब 2 दिन लग जाते थे कभी कभी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था कि हम पूरे पूर्वोत्तर को कनेक्ट करेंगे, रेल सेवाओं से कनेक्ट करेंगे।
और वह जैसा कि अभी संजय राय जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का शुरू से रहा कि वो अपने कार्य को करके दिखाते हैं, और उन्हीं के ही प्रेरणा से, उन्हीं के ही एक तरीके से दूरदृष्टि से आज पूर्वोत्तर के 8 प्रांतों में एक तरीके से हवाई सेवाएं शुरू हो गई। पूर्वोत्तर के तमाम सारे 8 क्षेत्रों में एक तरीके से रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी का काम शुरू कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और यही चीज कुछ अंतरराष्ट्रीय देशों को हजम नहीं हो रही है। और जो मणिपुर की स्थिति है, मणिपुर में मैं बताऊं कि यह एक तरीके से जो जातीय एक आंदोलन है, इस आंदोलन में आप इसके तह में जाएंगे तो इसका एक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें कई सारे अंतरराष्ट्रीय साजिशें शामिल हैं कि इन दो जातियों के बीच संघर्ष करा के इनको भारत के लिए जो है एक तरीके से सिरदर्द बनाया जाए। और आप देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पूर्वोत्तर के लोग वह अपने को विकास से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अराजक शक्तियां हैं। कह रहे हो ना आलोक जी, फिर तो आईबी और रॉ और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है कि ये कौन सी साजिशें हैं, इनको नेस्तनाबूद किया जाए। जी बिल्कुल, उस साजिशों पर काम चल रहा है, लेकिन जब चीजें ये होती है कि कुछ स्थानीय लोग अपने लाभ और स्वार्थ के लिए शामिल हो जाते हैं, तो उसमें क्योंकि कुछ राजनीतिक ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं, कुछ जातीय ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं, क्योंकि होता कुछ और मामला है लेकिन उसको प्रस्तुत कुछ और कर दिया जाता है, तो जिसमें क्या होता है कि एक बड़े स्तर पर हानि की संभावना बन सकती है। तो इसलिए रॉ और तमाम सारी एजेंसियां भी, जैसे कि मणिपुर में आप देखिए तो मणिपुर सब लोग कहते थे बहुत जल रहा है, बहुत जल रहा है, लेकिन उसके कारणों पर नहीं जा रहे थे कि आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है, ये जातीय हिंसा कहां से फैली। तो इस चीज को धीरे धीरे समझते हुए आज प्रधानमंत्री जी वहां गए। हमारे विपक्ष के लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जा रहे हैं, मणिपुर नहीं जा रहे हैं, लेकिन सही समय पर प्रधानमंत्री जी ने आज वहां अपनी उपस्थिति दर्ज की। और रेलवे में भारत के इतिहास में यह रहा कि रेलवे को मिजोरम से कनेक्टिविटी माननीय प्रधानमंत्री ने जी ने दिया। अंकिता जी, और मणिपुर को भी आलोक जी, मैं आऊंगा आपके पास सर, दोबारा आऊंगा। अंकिता जी, तो हो गई सारी बातें, और वो ये दौरा ऐसे वक्त में है जब हम देख रहे हैं कि हमारे उस बॉर्डर स्टेट पर क्या चल रहा है, हमारे और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को हम देख ही रहे हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या इस दौरे के बाद से या जिस तरीके से अब नॉर्थ ईस्ट में विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है, जो गेटवे ऑफ ईस्ट कहते हैं हम, जैसे जो और कंट्रीज से हमारे जो कम्युनिकेशन होगी, क्या वो बेहतर अब होने की स्थिति में है? इस दौरे के बाद से क्या हो सकता है? कुछ दिख रही है उम्मीद आपको? जी, नॉर्थ ईस्ट का पूरा बात करें तो आज वहाँ पे जो दो महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो घुसपैठियों का है, और ये घुसपैठिए ना केवल बांग्लादेश से है बल्कि अन्य पड़ोसी देशों से भी है। और दूसरा मुद्दा है नॉर्थ ईस्ट का ड्रग इकोनॉमी, और ये दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। और मणिपुर, क्योंकि मणिपुर वहाँ पे हम उस संदर्भ में आलोक जी भी बात कर रहे थे अभी मुझसे जस्ट पहले, तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि मणिपुर में तनाव और ना बढ़े और शांति बनी रहे, जो विस्थापित लोग हैं उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए और उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। दोनों पक्षों के सभी पीड़ितों को राज्य द्वारा पर्याप्त कॉम्पेंसेशन दिया जाना चाहिए और मेडिकल फैसिलिटीज सभी ये प्रदान की जानी चाहिए। जो जब अवैध घुसपैठ की जब बात हो रही है तो फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड आदि जैसे डॉक्यूमेंट्स के साथ मणिपुर के विभिन्न स्थानों पर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के घरों में छिपे जो घुसपैठिया है उनकी पहचान, उनका पता लगाना और उन्हें डिपोर्टेशन करना एक साथ, ये सब कुछ जारी रहना चाहिए। साथ ही मणिपुर में घुसपैठियों का पता लगाने के लिए एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स या एनआरसी तैयार करने पर भी विचार किया जा सकता है, जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने जैसे कोकोमी वगैरह ने भी, इन लोगों ने वो डिमांड किया है उसका। और घुसपैठियों द्वारा पहले से प्राप्त जो अवैध डॉक्यूमेंट्स है इनकी जांच के लिए
राज्य में नियमित रूप से स्पेशल ड्राइव्स, विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए और इस संबंध में उनकी मदद करने वालों पर भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। और साथ ही ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसको इंश्योर करने के लिए 1960 का जो मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है उसमें संशोधन लाना बहुत जरूरी है, ताकि जो लैंड राइट्स है, भूमि पर सभी समुदायों का जो ओनरशिप राइट्स है उसको सुनिश्चित किया जा सके। और इसके अलावा कुछ कम्युनिटीज का जो चीफटेनशिप सिस्टम है उसको तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र और अन्य समुदायों के भूमि का जो अधिकार है उसको उल्लंघन करती है। और एथनिसिटी या एथनिक आइडेंटिटी के आधार पर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी मांग उस पे कभी विचार कभी नहीं किया जाना चाहिए। ऑल डिमांड्स ऑफ एनी डिमांड्स रिलेटेड टू सेपरेटिज्म हैव टू बी स्ट्रिक्टली डेल्ट विद। बस इतना ही। और देश के विभिन्न ये एक इम्पोर्टेंट आपने इशू उठाया, बिल्कुल जी। और एक लास्ट पॉइंट में बताना चाहूंगी कि देश के विभिन्न, हम अगर नॉर्थ ईस्ट का पूरा बात कर ही रहे तो देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए विभिन्न समूहों और समुदायों के लोगों ने पूर्वोत्तर भारत को, असम, मणिपुर, मिजोरम, सभी इन राज्यों में, विभिन्न राज्यों में देश के अन्य क्षेत्रों के लोग बसे हुए हैं और उन्होंने पूर्वोत्तर को ही अपना घर मान लिया है। उन्होंने अपने अपने तरीकों से भारतीय संस्कृति और सभ्यता में खुद को उन्होंने आत्मसात कर लिया है। लेकिन किसी भी देश से कभी भी किसी भी आधार पर अवैध घुसपैठ को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत सरकार को अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध इसीलिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कहीं से भी आए हो, कहीं के भी हो। जी ठीक है संजय जी। सर एक जो मैं बात कर रहा था ना, जो गेटवे ऑफ ईस्ट की बात कर रहा था, जैसे बर्मा, म्यांमार, क्या अब ये एक नया रास्ता खोलेगा कम्युनिकेशन का? बिल्कुल। देखिए, मैं जो मेरा अनुभव रहा मिजोरम का, मैं वो आपको बताना चाहूंगा बहुत संक्षेप में। जानना चाहेंगे म्यांमार में अभी कुछ दिन पहले हिंसा हुई थी, वहां से बहुत से रिफ्यूजी आकर के मिजोरम में छिप गए थे। मुझे जो वहां पर पता चला, जो जानकारी, वो मैं आपको बताऊं कि ये जो अलग अलग जो आदिवासी समुदाय है, वहां के लोग बहुत सीधे साधे हैं, बहुत अच्छे हैं, आबादी बहुत कम है, संसाधनों की बहुत ज्यादा, वहां पे प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा है, उसकी कोई कमी नहीं है। समस्या ये वहां पे जो बॉर्डर है, बॉर्डर का इलाका ऐसे ही मतलब नेचुरल रूप से ही मान लिया गया है कि ये भारत में है, ये म्यांमार में है। रिश्तेदारियां उनकी जैसे भारत और नेपाल की आपस में है, वैसे उनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं। जैसे कुकी समुदाय का भी, ऐसे ही मैतेई समुदाय का भी, इन लोगों के रिश्तेदारियां सीमा के उस पार भी आती हैं। तो इस समस्या का संबंध तो हम बोलते ही है, वो तो कहते ही है। बिल्कुल 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 वैसे ही वहां पर म्यांमार और मैं आपको बताऊं, भारत से ज्यादा वो लोग मुझे म्यांमार और थाईलैंड से कनेक्टेड दिखे। वहां के बाजार में मुझे म्यांमार के प्रोडक्ट दिखे, थाईलैंड के प्रोडक्ट दिखे, इंडिया के प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री ने जो पहल की है कनेक्टिविटी को सुधारने की, ये बहुत बड़ी। हम इतने साल तक वहां पे अंग्रेजों ने अंग्रेजी पहुंचा दिया, लेकिन हम हिंदी नहीं पहुंचा पाए। वहां के नौजवान, दूसरी ड्रग की जो समस्या है, वो वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। सर संजय सर, फेलियर किसका रहा? ये किसका फेलियर मानते हैं? ये हमारा फेलियर, हमारी सरकारों का फेलियर है। बिल्कुल, ये हमारी सरकारों, वहां की जो सरकारें रही हैं, वो जो यहाँ से केंद्र से पैसा जाता था, वो अपने मतलब इतना ज्यादा भ्रष्टाचार रहा वहां पर, अब नहीं हो रहा है। अब पैसा जमीन पर दिख रहा है, काम दिख रहा है। ये जो आज मिजोरम में जो रेलवे सेवा शुरू की गई है, उसको मैंने देखा कि कितना, मतलब बहुत बड़ा, ये समझ लीजिए भगीरथ प्रयास। कितनी सुरंगें, ऊबड़ खाबड़ पूरा पहाड़ी घाटी, इतनी सुरंगें बनानी पड़ी, इतने बड़े बड़े पिलर्स, कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचा पिलर वहां पे बनाया गया। और जिस जगह पे बनाया गया है, वो कैसे बनाया गया होगा, देख करके आश्चर्य होता है। बहुत ही गंभीरता से भारत के मुख्य भूमि से इन सारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, जोड़ने की जरूरत है। अच्छा, उन लोगों के बीच में लोग वहां के जो अभी, जिनको अभी भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है, लोगों को भड़काते हैं,
उन लोगों को कहते हैं कि अगर वहां के लोग आ जाएंगे, हिंदुस्तान के लोग आ जाएंगे तो हमारी कल्चर को नष्ट कर देंगे। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, सरकार को इस मोर्चे पर भी काम करने की जरूरत है कि ऐसा नहीं होने वाला है। भाई, आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो सभ्यता है, उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा। आप हमें समझिए, हम आपको समझेंगे। और जहां तक म्यांमार और थाईलैंड की बात है, तो यहाँ से जो कुछ भी स्मगल होकर के आ रहा है, यहाँ के बाजारों में बिक रहा है, अगर हम ये पूर्वोत्तर के राज्य भारत की मुख्य भूमि से जुड़ जाएंगे, कोलकाता से सीधे संपर्क बनेगा, आवागमन जो है सुगम हो जाएगा, लोग यहाँ के लोगों को भी समझेंगे, जानेंगे। उनको लगता है जैसे विदेश में आ रहे हैं, वहां के लड़के जब यहाँ आते हैं, उनको लगता है कि किसी दूसरे देश में जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत तेजी से की जा रही हैं और इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में। और इम्पोर्टेंट पॉइंट था आलोक जी, मैं आपके पास इसी पॉइंट को लेके आना चाहूंगा। जैसे आज भी सर, आजादी के इतने सालों बाद आलोक जी हम आ गए हैं, मैं अभी भी कभी दिल्ली में किसी नॉर्थ ईस्ट के बंदे से मिलता हूं तो बहुत झिझका हुआ सा रहता है, उसे लगता है कि वो कहाँ आ गया। और ऐसे ही जब हम लोग जाया करते हैं नॉर्थ ईस्ट, तो वहां के लोग भी कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। एक तो भाषाई विवाद तो सर अभी भी चल रहा है, मतलब आप देखिए पूरे देश भर में भाषाई विवाद है, कभी मराठा और हिंदी का विवाद, कभी दक्षिण में अलग भाषाई विवाद चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भाषा के अलग, हिंदी को लेकर सब जगह कलेश है। तो मैं आलोक जी समझना चाहता हूं, एक तो ये समस्या जो संजय सर ने उठाई है, आप चूंकि वहीं से आते हो, उसी पूर्वोत्तर के राज्यों से हो आप, तो ये वाला जो अब पट पाया है थोड़ा सा, कि जो समझते थे कि नहीं ये तो किसी दूसरे देश का लगता था, कि कोई कहीं दूसरे देश से आया। आलोक जी। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है उज्जवल जी आपने, क्योंकि एक मैंने कहा ना कि 78 के बाद 1978 के बाद एक तरीके से यहाँ भाषाई विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की गई, क्योंकि जिस क्षेत्र पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है वहां पर 200 से अधिक भाषाएं हैं। तो इन 200 से अधिक भाषाओं के बीच कोई एक ऐसी भाषा काम करे, वह काम कर सकती है हिंदी। और मैं देखते हैं कि बहुत पहले से ही मैं देखता हूं कि त्रिपुरा में जब सचिन देव बर्मन जी आते हैं, संगीतकार जो हिंदी के बड़े संगीतकारों में माने जाते हैं, सिक्किम के डैनी हैं जो एक तरीके से फिल्म जगत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और अभी जो है भूपेन हजारिका जी है, भूपेन हजारिका जी ने लता मंगेशकर के साथ कई गीतों को गाया। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने पूर्वोत्तर को हिंदी के साथ कनेक्ट करने का काम किया, और हिंदी के माध्यम से ही पूर्वोत्तर की इस वैविध्यता को स्थापित किया जा सकता है। लेकिन एक बात इसमें जोड़नी मुझे आवश्यक लगती है कि जैसा कि संजय राय जी भी और अंकिता दत्ता जी भी उल्लेख कर रही थी, क्योंकि पूर्वोत्तर 5 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगता है, और 5 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के द्वारा पूर्वोत्तर को एक तरीके से कमजोर करने की कोशिश की जाती रही है, चाहे वह चीन के माध्यम से हो, चाहे वो बांग्लादेश के माध्यम से हो, चाहे नेपाल के माध्यम से हो, चाहे भूटान के माध्यम से हो, चाहे म्यांमार के माध्यम से हो। तो इन सीमाओं से सबसे पहले पूर्वोत्तर को जलाया जाए, पूर्वोत्तर को कमजोर किया जाए। तो यहाँ पर एक तरीके से आप देखेंगे कि जो अभी मिजोरम का मामला है, जहां मैतेई समुदाय रहती है, वहां पर अफीम की बहुत बड़ी खेती होती है। जैसा अंकिता दत्ता जी ने उल्लेख किया कि जो एक बॉर्डर फेंसिंग होनी चाहिए थी, वो अभी तक चीजें नहीं हो पाई। तो उसका कारण ये हुआ कि बॉर्डर से बहुत सारी संख्या में एक तरीके से लोग आते गए, और यहाँ पर क्या है कि एक नशे का वातावरण पूर्वोत्तर में स्थापित हो, इसलिए उन कुकी जो जगह है, जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर अफीम की बहुत सारी खेती शुरू होने लगी, और उसकी कनेक्टिविटी सीधे दिल्ली तक जुड़ी थी। जो बड़े बड़े लोग थे जो भारत को बांटने की कोशिश कर रहे थे, वो अफीम के, आप देखेंगे कि असम में हर रोज की मैं बात कर रहा हूं, करोड़ों के ड्रग्स पकड़े जाते हैं। कहां से आ रहा है ये सारी चीजें कहां से उत्पन्न हो जा रही, कहां से इतनी बड़ी संख्या में मणिपुर में इतने हथियार पहुंच गए, जहां पर अभी कृषि योग्य इतने यंत्र नहीं पहुंच पाए हैं, वहां पर इतनी बड़ी संख्या में हथियार कहां से पहुंच गए। और पूर्वोत्तर में तो सबसे बड़ा एक तरीके से हब है, एक तरीके से कहें ड्रग्स का। तो इस तरीके की ये चीजें रही कि जो पूर्वोत्तर को सबसे पहले जलाया जाए, पूर्वोत्तर को, इसलिए पूर्वोत्तर में जितनी परियोजनाएं शुरू होती रही, बॉर्डर में काफी ज्यादा चीन ने भी, सिक्किम में जब एयरपोर्ट बन रहा था और अरुणाचल में भी जब कई सारे विकास परियोजनाएं हो रही थी, उन्होंने बड़ा विरोध किया। तो एक बात ये, दूसरी बात यह है कि हिंदी के माध्यम से पूरे पूर्वोत्तर को कनेक्ट करने की कोशिश, और मैं ये बताऊं बहुत अच्छे से, मैं यहाँ रहा हूं, 8 राज्यों में मेरा आना जाना होता है, और हिंदी यहाँ सभी लोग जानते समझते हैं।
ये क्या हुआ कि भाषाई विवाद को लेकर के यह हुआ कि हिंदी को आगे नहीं बढ़ना, हिंदी को वो एक धार्मिक तत्व से जोड़ते हैं कि हिंदी का मतलब कोई धर्म है। बोल लेती है। जी जी तो जी हिंदी मुझे तो नहीं लगता ये प्रॉब्लम है, चीजें लेकिन रही। जो और जैसे हिंदी को लेकर अभी आप के लोग बात कर रहे थे ना, ये फेलियर कैसे रहा सर? भाषा का विवाद को लेकर के मुझे समझ नहीं आता। मतलब एक तरफ आप कह रहे हो काम भी बहुत हुआ, दूसरी तरफ आप कह रहे हो प्रयास बहुत हुए, कोशिश बहुत हुई, और फिर आप ये भी कहते हो कि ये एक साजिश भी थी, जानबूझ के नहीं कराया गया। देखिए, हमने आपको कहा ना कि 1978 से 2014 के बीच का जो समय रहा है, उसमें कई सारी एक देश विरोधी गतिविधियां चली हैं और बड़े पैमाने पर चीजों को काटने का काम की है। 1978 के बाद देखिए तो ऐसा कोई माहौल नहीं दिखाई देता है पूर्वोत्तर में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन चीजों को फिर से जोड़ने की ये कोशिश की है, क्योंकि कई सारे ऐसे तत्व रहे कि चीजों को काटने, जैसे हिंदी का कार्यक्रम होता संजय जी से सीधे ही पूछ लेता हूं, क्योंकि 25-30 सालों से सर पीएमओ कवर कर रहे हैं, 25-26 सालों से। क्या वाकई में आलोक जी जो कह रहे हैं वो सही बात है सर? सर ये सीधे वो कह रहे हैं कि सरकार ने ही कोशिश नहीं की, केंद्र सरकार पर। बिल्कुल, देखिए वहां पर जो ईसाई मिशनरियां थी, उन्होंने जो काम किया, वहां के लड़के अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेट करते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट के सभी जितने भी स्टेट्स हैं, वो काम ईसाई मिशनरियों ने किया और भारत सरकार के नाक के नीचे किया। भारत सरकार ने उसको, भारत सरकार को हर चीज की जानकारी थी कि हाँ, ईसाई मिशनरियां वहां पे काम कर रही हैं। और मैं बताऊं आपको, आजादी के कई साल पहले, कई दशक पहले से वो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, एक दो दिन से नहीं काम किया है। वहां पर आपको मैं मिजोरम की बात बताऊं, रविवार के दिन वहां पर आपको एक भी आदमी दिन में दुकान खोले हुए नहीं मिलेगा, सारी दुकानें बंद रहती हैं। शाम के समय सब चर्च में इकट्ठा होते हैं, वहां पर मास होता है, इकट्ठा होकर के वो लोग चर्चा करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बातें होती हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। लेकिन जहां तक वहां पे मुझे 2 मंदिर भी मिले मिजोरम में, ढूंढने पे मिले, क्योंकि सावन का पहला सोमवार का दिन था, मुझे जाना था मंदिर। तो मंदिर में मैं गया तो वहां पे मिलिट्री के जवान मंदिर की सुरक्षा में लगे हैं, अभी भी ये स्थिति है। और वहां के लड़के जो बाहर से विदेशों से जो नशा आ रहा है, सिगरेट इतना सस्ता, 20 रुपए में 60 सिगरेट मिल रहा है, मतलब एक सिगरेट 3 रुपए में। आप सोचिए, नौजवानों को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की जा रही है वहां पर। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनको हम राष्ट्र की मुख्य धारा से कैसे जोड़ें, तो यही है कि नेटवर्किंग अगर अच्छी तरह से होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा, तो वो राष्ट्र की मुख्य धारा से, और जमीन पर भी उतर करके काम करने की जरूरत है कि भाई देखिए, हम आपके धर्म पर कब्जा करने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं, आपकी संस्कृति का सम्मान करते हैं। देखिए, शासन दिलों पर किया जा सकता है, शासन आप जमीन पर नहीं कर सकते। आखिर में अल्टीमेटली आपको लोगों को ही रूल करना पड़ेगा ना। तो भाषा की भी जो समस्या है, हिंदी एक जोड़ने वाली भाषा, उस दिशा में कोई काम ही नहीं किया गया यहाँ पर। अब जो है, जब नेटवर्किंग हो रही है, लोगों का आना जाना लगेगा, तो अपने आप वहां के लोग भी हिंदी सीखना शुरू कर देंगे और हिंदी भाषी लोग भी वहां जाएंगे, तो वहां के लोगों की भावनाओं को समझेंगे, वहां के लोगों की भाषा को समझेंगे। ठीक है संजय सर, एक अंकिता जी क्लोजिंग कमेंट होगी मैडम। ये जो संजय सर कह रहे हैं कि हिंदी को लेकर और तमाम काफी सारी, आपका इस पे क्या ओपिनियन है? कैसे, मतलब आप लोग, मैं तो ये समझता हूं मैम, अगर आप अदरवाइज ना ले इसको, तो बहुत से लोग हैं, आप ही लोग देखिए, वहां नॉर्थ ईस्ट से होकर के आपको यहाँ दिल्ली आकर के रोजगार के लिए आना पड़ा ना। अगर वहां पर संसाधन होते, वहां पर सारी चीजें होती, तो आप अपने क्षेत्र में होते, अपनी एरिया में होते, तो पलायन नहीं करना पड़ता। कैसे मैम होगा ये? क्या आपका ओपिनियन क्या है इस पे? जी, एक तो देखिए, इसका जो पॉलिटिकल लेवल पे तो काम हो ही रहा है, 2014 से हम देख ही रहे हैं उसको। लेकिन इसके लिए और एक जो ज़रूरी जो काम होनी चाहिए वो है एकेडमिक लेवल पे, क्योंकि एकेडमिया में बहुत ज़्यादा बहुत सारे फेक नैरेटिव्स ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है बाय अ सर्टेन लॉबी, बाय द लेफ्टिस्ट लॉबी, जिन्होंने ये हमेशा कंटिन्यूअसली सिंस 1947 वो लोग ये प्रोपोगेट करते आ रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का
भारत से, भारत के अन्य राष्ट्रों से, अन्य राज्यों से कोई कनेक्शन नहीं था हिस्टोरिकली, जो कि कंप्लीटली फेक है। दे हैव बीन सर्कुलेटिंग दिस फेक नैरेटिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन अगर हम इतिहास में देखें, नॉर्थ ईस्ट का हर स्टेट का, हर कम्युनिटी का उनका अपना अपना रामायण का परंपरा है, उनके अपने अपने देवी देवता है, जो हमारे हिंदू ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और शक्ति के साथ जो जो कुछ अलग नहीं है। महाशिवरात्रि, माघी पूर्णिमा, ऐसे 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 उत्सव मनाने वाले नागा समुदाय के लोग, नागा संप्रदाय के लोग असम में अभी भी वो दे रेजाइड इन असम। सो ये जो एक फेक नैरेटिव रहा है एकेडेमिया में कि ऑफ कल्चरल ऑपरेशन ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज, जो इंडियन स्टेट ने किया है, मतलब उनको इंडियन स्टेट ने ऑपरेस किया है, कल्चरली ऑपरेस किया है द डिफरेंट ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। सो आई थिंक दिस इज द टाइम टू चैलेंज दिस ऑल दीज फेक नैरेटिव्स, क्योंकि ये जो सेल्फ स्टाइल जो इंटेलेक्चुअल्स है ऑफ जो लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स है, दे हैव नेवर बॉदर्ड टू स्पीक और राइट अबाउट the cultural genocide of the Hindu civilization in the Northeast। इसके बारे में कभी इन लोगों ने बात नहीं किया है। और जो एक वेस्टर्न कल्चर का, वेस्टर्न कल्चर और सिविलाइजेशन का एक जो ओवरवेलमिंग इम्पैक्ट रहा है नॉर्थ ईस्ट के यूथ पर, because of the influence of the church, that has changed their sense of identity of who they are। so इसीलिए जो ये यूथ जो इन सोसाइटीज से जो वो बाहर जाते हैं, दे हाँ, आप जो बात बोल रहे थे वो कुछ हद तक वो मतलब I agree with you। So over a period of time actually this has resulted एक कुछ negative stereotypes construct हो चुका है about the Northeast in the minds of the people from the but वो धीरे-धीरे टूट रहा है। so actually वो टूट रहा है और वहाँ काम भी हो रहा है, धीरे-धीरे तो दिख रहा है। बिल्कुल, हाँ, धीरे-धीरे टूट रहा है। और ये सब जो भी डिफरेंसेस है कि ये ट्राइबल है, हम हिंदू है, ये एनिमिस्ट है, हम हिंदू है, नहीं, ये सब जो फेक नैरेटिव्स है ना, द ट्राइबल वर्सेस हिंदुइज्म, एनिमिज्म वर्सेस हिंदुइज्म, these narratives have to be challenged at the academic level। ठीक है, थैंक यू सो मच अंकिता जी, थैंक यू सो मच आलोक जी, थैंक यू सो मच सर, संजय सर, बहुत विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट में अब वो परिपाटी नहीं रही, अब नई कहानी नॉर्थ ईस्ट की लिखी जा रही है और उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नॉर्थ ईस्ट का दौरा था। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।